द्वंद्व समास में अव्ययभाव समास में क्या होता है? प्रथम पद अव्यय उपसर्ग, दूसरा पद संज्ञावाची तथा समस्त पद नपुंसकलिंग में। क्रमधारय समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य, उपमान उपमेय का भी होता है। द्वंद्व समास देखिए, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करते समय प्रत्येक पद में प्रथमा विभक्ति एक वचन तथा पदों के मध्य चय लगा देते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करेंगे तो प्रत्येक जो पद होगा उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन और पदों के मध्य चय लगा देते हैं। द्वंद्व समास के 3 विध होते हैं। पहला समास है इतरेतर द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास, और तीसरा है समाहार द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। बोर्ड एग्जाम में कुछ एक बच्चे बार बार समझाने पर भी और यदि विग्रह करना आ गया, उसके समास का नाम लिखना आ गया, तो सीधा लिख देते हैं द्वंद्व समास। इसका विशेषकर ध्यान रखना है कि 3 वेद, जब द्वंद्व समास के 3 वेद हैं तो ये लिखना होगा कि इस पद में इतरेतर द्वंद्व समास है, एक से द्वंद्व समास हो या समाहार द्वंद्व समास हो, ऐसा ही लिखना होगा। पहला देखिए इतरेतर द्वंद्व समास। इस समास का समस्त पद संज्ञावाची शब्द होता है। इस समास का समस्त पद संज्ञावाची शब्द होता है तथा संज्ञावाची शब्द में प्रथमा विभक्ति द्विवचन या बहुवचन लगी हुई होती है। प्रथमा विभक्ति द्विवचन या बहुवचन लगी हुई होती है। समस्त पद संज्ञावाची होता है। उस संज्ञावाची शब्द में प्रथमा विभक्ति द्विवचन या बहुवचन लगी हुई होगी। जैसे देखिए राम लक्ष्मणौ, विभक्ति की पहचान कैसे होगी? जैसे एकारांत शब्द है, उस एकारांत शब्द में प्रथमा विभक्ति द्विवचन औ और बहुवचन में आह का प्रयोग होगा। नपुंसकलिंग रूप है तो अम, ए, आनी, यानी ए और आनी का प्रयोग होगा। यदि आकारांत है तो रमा की तरह रमा, रमे, रमा है। संज्ञावाची शब्द में प्रथमा विभक्ति द्विवचन या बहुवचन। राम लक्ष्मणौ, संज्ञावाची शब्द है राम लक्ष्मण, दोनों पद प्रधान हैं, प्रथमा विभक्ति द्विवचन लगी हुई है। इसका विग्रह करते हैं। विग्रह करेंगे तो देखिए शुरू में बताया था विग्रह करते समय प्रत्येक पद में प्रथमा विभक्ति एक वचन, पदों के मध्य चय लगा देते हैं। तो राम लक्ष्मणों का विग्रह क्या होगा? राम है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, पद के बीच में चय, लक्ष्मण है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, अंत में चय लगे या न लगे, लेकिन पदों के बीच में चय लगाना बहुत ही जरूरी है। जैसे माता पितरौ, माता चय पिता चय। अब पूछेंगे कि इसमें सर विसर्ग क्यों नहीं आया? क्योंकि माता है ये आकारांत है और आकारांत की प्रथमा विभक्ति एक वचन में सीधा ही शब्द जुड़ता है। पिता है, पिता क्या है? आकारांत है, तो आ के बाद विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। राधा कृष्णौ, राधा चय, कृष्ण है चय, तो राधा के बाद विसर्ग नहीं आया। प्रथमा विभक्ति एक वचन है लेकिन विसर्ग क्यों नहीं आया? क्योंकि ये क्या है? आकारांत है। कृष्ण है, इस कृष्ण शब्द के बाद विसर्ग क्यों आया? क्योंकि कृष्ण है, एकारांत है, इसकी प्रथमा विभक्ति क्या हो जाएगी? कृष्ण है। शिव केशव, शिव है चय, केशव है चय। पत्तर पुष्प फलानी, पत्तर पुष्प फलानी, प्रथमा विभक्ति कौन सा वचन? बहुवचन। क्यों? क्योंकि पत्तर पुष्प फल ये सभी क्या है? किस लिंग में है? नपुंसकलिंग में। तो नपुंसकलिंग का जो रूप होगा वो पत्रम पत्रे पत्राणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, फलम फले फलानि। तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि पत्तर पुष्प फल ये 3 शब्द हैं और 3 शब्दों के लिए कौन सा वचन होगा? बहुवचन होगा। पत्तर पुष्प फलानि, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? पत्रम, प्रथमा विभक्ति एक वचन, चय पुष्पम, चय फलम चय। तो प्रत्येक पद में प्रथमा विभक्ति एक वचन तथा पदों के बीच में चय का प्रयोग होता है। पत्तर पुष्पे, पत्तर पुष्पे, दोनों शब्द क्या नपुंसकलिंग है। इसकी प्रथमा विभक्ति द्विवचन। बताया था कि इतरेतर द्वंद्व समास में संज्ञावाची शब्द होगा, उस संज्ञावाची शब्द में प्रथमा विभक्ति द्विवचन या बहुवचन लगी हुई होगी। तो पत्तर पुष्पे द्विवचन है, पत्रम चय पुष्पम चय। ग्राम नगरे, ग्रामम चय नगरम चय। यह हुआ इतरेतर द्वंद्व समास।
दूसरा आता है एक से द्वंद्व समास। एक से द्वंद्व समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? एक ही शब्द होगा इस समास में, एक ही शब्द दिखाई दे। इतरेतर द्वंद्व समास में 2 या 3 पद दिखाई दे रहे हैं। राम लक्ष्मण, माता पिता, राधा कृष्ण, शिव केशव, पत्तर पुष्प फल, पत्तर पुष्प ग्राम नगर। एक से द्वंद्व समास में सिर्फ एक ही शब्द दिखाई देगा और उस एक ही शब्द में प्रथमा विभूति द्विवचन लगी हुई होगी। इस समास का समस्त पद में एक ही शब्द होता है, उस एक ही शब्द में प्रथमा विभूति द्विवचन लगी हुई होती है। विग्रह करते समय उस एक ही शब्द में से 2 पदों का आगम होगा, उस एक ही शब्द में से 2 पदों का आगम होगा, चाहे वो पुल्लिंग का हो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। जैसे पितरौ, यहाँ देखिए पितरौ में 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, पितरौ में एक ही शब्द है और संज्ञावाची शब्द है। उस एक ही शब्द में प्रथमा विभूति द्विवचन लगी हुई है, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? माता च पिता च। 2 शब्द, एक तो माता और एक पिता, 2 शब्दों का आगम हुआ है। जैसे हरौ, हरि च हरह च। जैसे छात्रौ, छात्रः च छात्रा च। जैसे पुत्रौ, पुत्रः च पुत्री च। याद रहे, इतरेतर द्वंद्व समास में संज्ञावाची शब्द में प्रथमा विभूति द्विवचन या बहुवचन लगी हुई होगी। एक से द्वंद्व समास में एक ही शब्द होगा, उस एक ही शब्द में प्रथमा विभूति द्विवचन दिखाई देगी। और विग्रह करेंगे एक से द्वंद्व समास में, तो उस एक ही शब्द में से 2 शब्दों का आगम होगा। समाहार द्वंद्व समास, तीसरा समास था समाहार द्वंद्व समास। इस समास का समस्त पद समूह का बोध कराता है। इस समास का समस्त पद समूह का बोध कराता है तथा समस्त पद नपुंसकलिंग में होता है। समस्त पद नपुंसकलिंग में होगा और जो समस्त पद है वो किसका बोध कराएगा? समूह का बोध कराएगा। विग्रह करते समय पदों के मध्य चय तथा पदों के अंत में चय अनियो समारह या चय एसाम समारह या तयो समारह या तेसाम समारह लगा देते हैं। जैसे काकोलुकम, काकोलुकम समस्त पद समूह का बोध करा रहा है। काक यानी कौआ, उलुकम यानी उल्लू। समस्त पद किस लिंग में है? नपुंसकलिंग में है। विग्रह करते समय पदों के मध्य चय तथा पदों के अंत में चयनियो समारह है, चय एसम समारह है, तयो समारह है, तेसम समारह है, इनका प्रयोग होगा। काका च उल्का च तेसम समारह है, इसका विग्रह हुआ। नोट, यहाँ देखिए नीचे अनियो समारह, एसाम समारह, तयो समारह, तेसाम समारह का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? यदि विग्रह करते समय प्रत्येक पद में प्रथमा विभूति एक वचन या द्विवचन हो तो पदों के अंत में चय अनियो समारह या चय तयो समारह लगा देते हैं। विग्रह करते समय प्रत्येक पद में प्रथमा विभूति एक वचन या द्विवचन लगा रहे हैं तो पदों के अंत में चय अनियो समारह या चय तयो समारह लगा देते हैं। यदि विग्रह करते समय प्रत्येक पद में प्रथमा विभूति बहुवचन में हो तो पदों के अंत में चय एसाम समारह या चय तेसाम समारह लगा देते हैं। जैसे अहर्निशम, 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 अहर का संस्कृत रूप होगा अहन, अहन का अर्थ होगा दिन, निशा यानी रात, दोनों क्या है? समूह है। प्रथमा विभूति एक वचन या द्विवचन लगाते हैं तो किसका प्रयोग हो जाएगा? चय अनियो समारह या चय तयो समारह इति। तो अहन, चय निशा, चय तयो समारह। सरप नकुलम, समस्त पद किस लिंग में है? नपुंसकलिंग में है। सरप यानी सांप, नकुलम यानी नेवला। सर्पम च नकुलम चय अनियो समारह। अनियो समारह का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि सर्पम नकुलम प्रथमा विभूति एक वचन में है। दुग्ध दधि धृतम तक्रम, दुग्ध दूध, दधि दही, धृतम छाल, सॉरी धृतम दही घी और तक्रम यानी छाछ, जिसको कहते हैं मट्ठा। दुग्ध दूध, दधि दही, धृतम घी, तक्रम छाछ।
दुग्धम च दधिम च धृतम च तक्रम तेसाम समारह है। ठीक है, याद रहे क्रमधारय समास के दो भेद थे, विशेषण विशेष्य क्रमधारय समास, उपमान उपमेय क्रमधारय समास। द्वंद्व समास के तीन भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, एक से द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। एग्जाम में पूछा जाता है अधोलिखित पदानाम विग्रह कृत्वा समास से नामान लिखत, तो विग्रह करके समास का नाम लिखना होगा। ये जो भेद हैं उस भेदों के नाम लिखने होंगे। यदि उदाहरण इतरेतर द्वंद्व समास का है तो इतरेतर द्वंद्व समास ही लिखना होगा, ये नहीं है कि द्वंद्व समास लिखेंगे। यदि एक शब्द दे रखा उसका विग्रह कर रहे हैं तो एक से द्वंद्व समास लिखेंगे। यदि किसी पद में समूह का बोध करा रहा है और समस्त नपुंसकलिंग में है तो समाहार द्वंद्व समास लिखेंगे, ये नहीं है कि द्वंद्व समास लिख दिया। समाहार द्वंद्व समास में समस्त पद नपुंसकलिंग में आता है। प्रश्न उठता है कि अविभाव समास में भी समस्त पद किस लिंग में आता है? नपुंसकलिंग में। शर्त क्या रख दी कि अविभाव समास में, अविभाव समास है उस समास में प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है। लेकिन समाहार द्वंद्व समास की क्या शर्त दी कि समास में समूह का ही बोध कराएगा और समस्त पद किस लिंग में होगा? नपुंसकलिंग में होगा। और अविभाव समास में प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है। ठीक है, इनको याद करना और होमवर्क करना है। और कल बुधवार और शनिवार को ही कॉपी चेक होंगी, याद रखें। कल तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करेंगे।